ओके आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो जीआई सिक्रेशन है। ठीक है, जीआई सिक्रेशन के अंदर हमने मेनली जो है चार सिक्रेशंस को फोकस करना है। ठीक है, एक सलाइवा की सिक्रेशन, फिर गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ठीक है, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन और बाइल। ठीक है, ये चार हमारी कवर हो जाती हैं तो हमारा सिक्रेशन का पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, मेनली जो है इसमें हमारे पास जो चीज़ें पूछने वाली हैं या जिन पे हमें फोकस करना है वो ये कि इन सिक्रीशन की स्टिमुलेशन क्या है, इन सिक्रीशन की इनहिबिशन क्या है और इन सिक्रीशन की कॉम्पोजिशन क्या है। तीन बेसिकली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट सलाइवा तो आपको क्या बताना चाहिए कि सलाइवा की कॉम्पोजिशन में कौन से आइंस हैं, कौन से एंजाइम्स हैं, कौन सी जो है हार्मोन्स या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट इसको स्टिमुलेट कर रहा है और कौन सी चीजें इसको इनहिबिट कर रही हैं। तो ये अगर तीन कंपोनेंट आपके किसी सिक्रीशन के कवर हैं तो दैट मीन्स कि वो सिक्रीशन जो है वो आपकी कवर है। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द सलाइवा। हम सबको पता है कि सलाइवा का जो मेन काम है वो है क्या, कि सलाइवा जो है वो लुब्रिकेशन ऑफ फूड के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सिर्फ फूड के लिए सलाइवा नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, हम सबको पता है कि जब हमारा माउथ ड्राई होता है तो हमें बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये हमारे नॉर्मल लुब्रिकेशन ऑफ द ओरल कैविटी के लिए भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद सलाइवा की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि ओरल हाइजीन के लिए भी रिक्वायर्ड है। हम अगर बात करें अमीनोग्लोबुलिन्स की तो कौन सी अमीनोग्लोबुलिन सलाइवा में मिलेंगी हमें, कौन सी सिक्रीटरी अमीनोग्लोबुलिन्स होती हैं जी, एनीवन? जी, सबको आवाज नहीं आ रही है या यस गुड, आई थिंक सबको आवाज आ रही है। अच्छा जी, ठीक है, तो अब सलाइवा के यानी कि जो है मल्टीपल फंक्शन है, सिक्रीटरी अमीनोग्लोबुलिन्स भी इसमें है, हाइजीन के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लुब्रिकेशन भी है, प्रोटेक्टिव जो है मैकेनिज्म भी है। अभी ऑल नो के ड्राई माउथ होगा तो जो है इंजरीज भी ज्यादा होंगी। ठीक है, और इनिशियली इसमें हमारे पास मिनिमल लेवल पर अगर हम बात करें तो हमारे पास दो जो एंजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं दैट इज द अल्फा माइलेज और लिंगुअल लाइपेज। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम सबको पता है हम च्यूइंग पे इतना ज्यादा टाइम फोकस नहीं करते, हमारा मेन फोकस होता है हम जल्दी से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अल्फा माइलेज जैसे ही स्टमक में जाएगा तो उसकी पीएच पे ये इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, सेम इज विद द लाइपेज है। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपरली फूड च्यू करेंगे तो वहां पे ये जो है एक्ट कर रहा होगा। अच्छा जी, फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, ठीक है, वो है कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा। ठीक है, कौन से आयन ज्यादा हैं कौन से कम है। अब देखो नॉर्मली जब भी कोई भी सिक्रीशन होती है तो सिक्रीशन जो होती है उसके सिक्रीशन जो है, एक सेकेंड लेट मी चेक इससे माइक कनेक्ट किया है। अच्छा, इसको जरा मैसेज कर दो, उसका माइक कनेक्ट नहीं है जो भी स्ट्रेंजर फ्लावर है। अच्छा जी, तो जो भी सिक्रीशन होती है वो सिक्रीशन किस तरह से होती है, तो एसएनआर होता है, वहां से जो है जो है फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होता है और फिर जब वो डक से पास होता है, ठीक है, तो उसकी कॉम्पोजिशन ऑल्टर होती है। दिस सेम हैपेंस विद द पेंक्रियाटिक सिक्रीशन, कि एसिनार के सेल्स जो है एक मेन सिक्रीशन जो है वो सिक्रीट करते हैं इन अ डक, और डक से जब वो फ्लो करती है तो उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना फास्ट फ्लो है। ठीक है, जितना फ्लो रेट फास्ट होगा उतनी उसकी कॉम्पोजिशन जो है कम चेंज होगी, जितना उसका स्लो फ्लो रेट स्लो होगा उतनी उसकी कॉम्पोजिशन ज्यादा चेंज होगी। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि यहाँ से जब सलाइवा पास हुआ, ठीक है, तो यू कैन इजीली अप्रिशिएट कि सोडियम और क्लोराइड एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, और पोटेशियम और बाइकार्बोनेट सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, अगेन एमसीक्यू के सलाइवा के अंदर कौन से आयंस कम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्या कम है, सोडियम और क्लोराइड जो है वो लेस देन प्लाज्मा है। अगेन एमसीक्यू बहुत आपको तंग करता है ये छोटे लेस देन और मोर देन वाले, और जो है बाइकार्बोनेट और पोटेशियम जो है वो मोर देन प्लाज्मा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, सलाइवा जो है अगर आपको जब भी कोई भी सोल्यूशन की कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो सलाइवा जो है वो हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, बाकी कोई भी सिक्रीशंस जो है
वो हाइपो या हाइपरटोनिक नहीं होती। सलाइवा जो है वो हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक का क्या मतलब है, उसमें सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्लाज्मा से कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी टोनिसिटी काफी कम हो जाती है, तो इट्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगेन एमसीक्यू, सो यू हैव टू रिमेंबर हाइपोटोनिक, यू हैव टू रिमेंबर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, यू हैव टू रिमेंबर द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड, ठीक है, और you have to remember the absorption the secretion of potassium and the bicarbonate ion in the saliva, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है, वी नो के जो हमारे पास जो है सलाइवरी ग्लैंड्स है, जिसमें हमारे पास मेजर कंट्रीब्यूशन सब मैंडिबुलर ग्लैंड का है, फिर पैरोटिड है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। इसकी जो बाकी चीजें हैं वो आप एनाटॉमी में पढ़ोगे, नाउ सप्लाई एंड ऑल दैट, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अच्छा उसके बाद जो है हमने कहा कि इनिशियली जो सलाइवा प्रोड्यूस होगा वो प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन के बराबर होगा, और जैसे जैसे वो डक्टिंग सिस्टम से जाएगा तो सोडियम एंड क्लोराइड गेट रीअब्सॉर्ब एंड द पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीटेड। कौन सी चीजें जो है वो कॉम्पोजिशन चेंज करेंगी, रिमेंबर एल्डोस्टेरोन का अफेक्ट सलाइवा पे भी होता है, ठीक है। रिमेंबर एल्डोस्टेरोन जो है, जब भी एल्डोस्टेरोन हमारे दिमाग में आता है ना, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल्स, कि ये यहाँ से पोटेशियम की जो है ना को सिक्रीशन करवाता है और सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन कराते हैं, बट एल्डोस्टेरोन जो है वो स्वेट ग्लैंड्स पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन सलाइवरी कंपोजिशन पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। ये याद रखो, सिर्फ रीनल ट्यूब्यूल से ही एल्डोस्टेरोन का ताल्लुक नहीं है, इट आल्सो एक्ट ऑन द सलाइवरी ग्लैंड्स डक्ट्स, ठीक है, इट आल्सो एक्ट ऑन द स्वेट ग्लैंड, तो काम वही करेगा, पोटेशियम को सिक्रीट करेगा, सोडियम को रिअब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। If the flow rates are high, the composition contain more sodium and chloride. If the flow rates are low, it contain less sodium and chloride. Regulation, again, the main regulator is that parasympathetic nervous system. हम सबको पता है कि अगर मैं अभी आपको ऐसे खाने का नाम बताऊं जो आप वाली बात जरा दोबारा बता दें प्लीज। कौन सी बात, फ्लो रेट्स वाली आपने जो बताई है, वो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा में जो फ्लो रेट्स आपने बताई हैं अभी। अगर अगर सलाइवा बहुत फास्ट बन रहा है, हाई फ्लो रेट है, ठीक है, जी तो एक्टिनस से जब वो गुजरेगा तो डक को उसकी कंपोजिशन चेंज करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली मतलब सिक्रीट हो जाएगा, डक से गुजरेगा लेकिन रेट बहुत फास्ट है, ठीक हो गया। तो जब जी हाई फ्लो रेट होगा तो उसकी कंपोजिशन वैसी होगी जैसा वो एसएनआर से सिक्रीट हुआ है, ठीक है, ठीक है। एंड दैट कंटेन हाई सोडियम एंड क्लोराइड। जब उसका फ्लो रेट कम होगा, सो दैट कंटेन द हाई पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट, ठीक हो गया। अच्छा, जब स्लो होगा तो सोडियम और क्लोराइड उसमें कम कंसंट्रेशन में बिल्कुल होगा बिल्कुल और पोटेशियम उसमें ज्यादा होगा। जी। देखो आप ये वाली डायग्राम याद रखो, ये वाली मैंने जब ये आपको दिखाई है, देखो जब ठीक ये यहाँ से गुजरेगा, जब इसको टाइम मिलेगा, स्लो गुजरेगा तो ही ये रीअब्सॉर्ब होगा ना, तो ही ये जी दोनों सिक्रीट होंगे, ठीक है। तो स्लो जी फ्लो रेट में जो है इट हैज लेस सोडियम क्लोराइड, मोर पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। ओके। तो नाउ वी वर डिस्कसिंग द रेगुलेशन। रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, दोनों सलाइवा की प्रोडक्शन बढ़ाता है, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वी नो कि वो वेजो कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि आप जो है फेयर में हो, ठीक है, या आप जो है एक्साइटेड हो, तो आप देखो आपकी जो सलाइवा की कंपोजिशन होती है वो थिक हो जाती है, फ्रॉथी हो जाती है, आप सब ये चीज एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस द सलाइवरी सिक्रीशन, बट एट द सेम टाइम क्योंकि वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है तो वो सलाइवरी सिक्रीशन थिकन हो जाती है। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो ज्यादा वाटरी फ्लूइडी सिक्रीशन करा रहा होता है, ठीक हो गया, क्लियर है ये चीज। एंड यहाँ पे जो सलाइवरी सिक्रीशन के लिए जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स इन्वॉल्व है वो 7th और 9th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है, फेशियल एंड ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे काम करेगा, जो मस्कुरानिक रिसेप्टर्स जो काम करेंगे वो काम करेंगे थ्रू जो उनका सेकंड मैसेंजर सिस्टम है वो IP3 सिस्टम है। मैं आपको जब एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। एट दिस मोमेंट जस्ट रिमेंबर कि जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है यहाँ पे मस्कुरानिक रिसेप्टर्स का, वो DHG और IP3 सिस्टम है, यहाँ पे इतना याद कर लो, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद जो है अगर एट्रोपिन देंगे तो ड्राई माउथ कराती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स पे न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहा है वो एसिटाइलकोलिन है, तो उसका इनहिबिशन जो है वो एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन कराता है। मैंने आपको कल कहाँ बताया था एट्रोपिन इनहिबिशन नहीं कराता, याद है किसी को? यस मैम। जी, मैम गैस्ट्रन के क्या? रिलीज में। गैस्ट्रिन के रिलीज में। और कहाँ पे था जहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था मगर एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो रहा था? एक और जगह थी जहाँ, यहाँ पे गैस्ट्रिन की रिलीज में क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो रिलीज हो रहा है वो गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड है। और कहाँ था पैरासिम्पैथेटिक जहाँ पे एसिटाइलकोलिन नहीं था? एक जगह पे जहाँ वीआईपी था उसकी जगह पे। जी, कहाँ था वीआईपी? मैम। लोअर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में। ठीक है, लोअर तो एसोफेजियल स्फिंक्टर। यस, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज है। अच्छा जी, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की मैंने आपको बात बता दी। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, और यहाँ का जो सेकंड मैसेंजर है वो कैम्प है, साइक्लिक एमपी। हम साइक्लिक एमपी, डीएजी, ये सारा डिटेल में मैं आपको एंडो में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे क्योंकि ये मेन टॉपिक नहीं है तो हम फिर डेविएट हो जाएंगे, वहां पे मैं आपको डिटेल में ये सारे सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, सलाइवी सिक्रीशन किस चीज से बढ़ती है? हम सबको पता है, सिर्फ खाना मुंह में हो उससे नहीं बढ़ती है, खाने की थॉट भी सलाइवेशन को बढ़ा देती है। ठीक है, स्मेल से भी सलाइवेशन बढ़ती है। ठीक है, कंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो है ना, वो जो पैवलो के एक्सपेरिमेंट है, कंडीशन रिफ्लेक्सेस, के आप किसी चीज से कंडीशनड हो, वो आपके फूड से रिलेटेड है, वो भी आपकी सलाइवेशन बढ़ाएगी। ठीक है, नोजिया से भी सलाइवेशन बढ़ती है। किस चीज से कम होती है सलाइवेशन? डिहाइड्रेशन से सलाइवेशन कम होती है, हम सबको पता है। जब ड्राई माउथ होता है ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि हमें पानी पीना है, वी आर फीलिंग थर्स्टी। ठीक है, मैंने आपको बताया फेयर से सलाइवेशन कम होती है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग सलाइवेशन को कम करती है, और जब हम सोते हैं, ठीक है, सो तब भी सलाइवेशन जो है वो कम होती है। सो ये इन सारों से सलाइवेशन डिक्रीज होती है। ठीक, अच्छा जी, कंबाइनली हम देखें कौन सी चीजें बढ़ा रही हैं, कौन सी चीजें कम कर रही हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइलकोलिन के थ्रू एक्ट कर रहा है। रिसेप्टर्स ऑब्वियसली दे आर मस्करानिक रिसेप्टर्स। ठीक है, सेकंड मैसेंजर इज आईपी3 एंड कैल्शियम। आईपी3 के साथ हमेशा कैल्शियम होता है। ठीक है, सो डीएजी आईपी3 इज कैल्शियम। और मैम सिंपैथेटिक, इसमें जो ये टेबल दी हुई है जिसमें समरी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन दी हुई है, अगर ये सिर्फ मेमोराइज कर ले तो काफी होगा या नहीं, पूरा हाँ, यही जो आपने नहीं, मेथड। देखो आपको मेमोराइज तो अल्टीमेटली यही करना है, लेकिन आप अगर आपको ये टेबल मेमोराइज करने के लिए पीछे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए ना। ठीक है, यस अब मैम। जैसे यहाँ पे लिखा है हाई बाइकार्बोनेट है, हाई पोटेशियम है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि लो सोडियम है, लो क्लोराइड है, और कब है। ठीक है, अगर आपको ठीक है यहाँ मैम। पता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थ्रू एसिटाइलकोलिन एक्ट करे। अगर एसिटाइलकोलिन एक्ट करे तो वैसे मस्करानिक रिसेप्टर्स हैं, तो मस्करानिक अगर सेकंड मैसेंजर गिवन है तो वो भी आपको पता होना चाहिए ना। तो आप इसी में ही ऐड यस कर लो मैम। चीजें, तो वो आपका इसी टेबल में सारी चीजें हो जाएंगी। पीछे बैकग्राउंड डिटेल बताने का पर्पज ये है कि आप उसको लिंक करके याद करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको याद रहेगा। रट्टा लगाओगे तो फिर आप भूल जाओगे बार बार ना बेटा। यस ठीक मैम। है, मतलब रट्टा तो ऑब्वियसली लगाना ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्शंस के साथ याद करोगे तो फिर उसको आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है ले जा सकते हो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन है, और एक्ट कर रहा है बीटा रिसेप्टर के थ्रू, कैम के थ्रू। ठीक है, ये हमने रेगुलेशन की बात कर ली, सलाइवा की। क्लियर है? ठीक है, अब हम आ जाते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन पे। अब गैस्ट्रिक सिक्रीशन में हमारे पास हमें पता है कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन के अंदर क्या क्या सिक्रीट हो रहा है। वी ऑल नो एचसीएल है, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, पेप्सिनोजेन है, और गैस्ट्रिन है। कहाँ कहाँ से सिक्रीट हो रहा है ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो पेप्सिनोजेन चीफ सेल से, ठीक है, सही है, पेप्सी जो है वो चीफ सेल से सिक्रीट हो रही है। ठीक है, पेप्सी और चिप्स, ठीक है, चीफ सेल्स पेप्सी और चिप्स, ठीक है, चीफ सेल से। तो बाकी आपको याद वैसे ही रह जाएंगे। चीफ के बाद दूसरे क्या है? पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल से एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, और जी सेल से वी नो गैस्ट्रिन। अब गैस्ट्रिन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? गैस्ट्रिन एंट्रम से सिक्रीट हो रहा है। प्लीज रिमेंबर, एमसीक्यू है ये। ठीक है, और ये जो एचसीएल, इंट्रिंसिक फैक्टर और पेप्सिनोजेन है, ये बॉडी ऑफ फंडस से सिक्रीट हो रहा है। अगर मैं आपको पिक्चर दिखा दूं तो मैं हमें ज्यादा ठीक रहेगा।
पिक्चर मेमोरी में हमें ज्यादा लंबे अरसे तक क्लास रहती है, ठीक है। तो ये एंट्रम से जो है जी सेल से गैस्ट्रिन, ठीक है। और आप अगर यहाँ देखो तो ये पॉजिटिव स्टिमुलेशन है ऑन द पैराइटल सेल्स टू सिक्रीट द एसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। और जब एसीएल ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, गैस्ट्रिन को इनहिबिट करेगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। क्लियर है? सो ये हमारे पास सिक्रीशंस आ गई। अब हम बात करते हैं इन सिक्रीशंस की थोड़ी सी डिटेल कि कौन से फैक्टर्स इसको बढ़ाएंगे। रेगुलेशन बेसिकली है ना इसकी। हमने कुछ चीजें कल की थी, कुछ हम उसमें ऐड करेंगे। अब मैकेनिज्म क्या है हाइड्रोजन आयन के सिक्रीट होने का, ठीक है। सो वी नो कि जो है हाइड्रोजन आयन जब सिक्रीट होता है सो बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है। अब बेसिकली हो क्या रहा होता है, जो पैराइटल सेल्स होते हैं, ये अगर पैराइटल सेल्स में एक बनाओ, ये पैराइटल सेल अगर एक है तो पैराइटल सेल में होता क्या है कि कार्बोनिक एसिड जो है बेसिकली पहले रिएक्शन ये हो रहा होता है, क्योंकि मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ सही से देखिए। ये हो रहा होता है पैराइटल सेल्स के अंदर, ठीक है। ये वही हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला रिएक्शन है, वही रिएक्शन है। ये हाइड्रोजन सिक्रीट होता है इनटू द ल्यूमेन और ये बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है। और ये फिर बाइकार्बोनेट जब रीअब्सॉर्ब होता है तो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन होती है और ल्यूमेन ऑफ द स्टमक के अंदर हाइड्रोजन की सिक्रीशन होती है, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है, प्लाज्मा में जो है वो बाइकार्बोनेट जब रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन अकेले नहीं हो सकती, क्लोराइड शिफ्ट होता है जैसे आरबीसीज में होता है, जैसे हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था। तो जब बाइकार्बोनेट यहाँ से रीअब्सॉर्ब होगा तो उसकी जगह पे क्लोराइड अंदर जाएगा, क्लोराइड शिफ्ट होगा। तो ये बाइकार्बोनेट जब प्लाज्मा में जाएगा तो ये पीएच को क्या करेगा, अल्कलाइन करेगा, ठीक है। सो इस अल्कलाइन पीएच को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन टाइड। इसको क्या कहते हैं, अल्कलाइन टाइड। समझ आई अल्कलाइन टाइड क्या है? जब हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होगा तो उसके अगेंस्ट में बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है। और इस बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन क्या करेगी, प्लाज्मा की पीएच को बढ़ाएगी, इसको क्या कहते हैं, अल्कलाइन टाइड। अब यही बाइकार्बोनेट फिर घूम के ना आप समझ लो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन में फिर से सिक्रीट होगा, जिससे कि वो हाइड्रोजन जो सिक्रीट हुआ था उसकी पीएच जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। इज इट मेकिंग सेंस? एक तरफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइकार्बोनेट ज्यादा सिक्रीट हो रहा है और एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं अल्टीमेटली। क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मैम एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। देखो ये पैराइटल सेल है, ठीक है, ये पैराइटल सेल है, ठीक है। ये जो है बना रहा है हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट। अब इस हाइड्रोजन को तो सिक्रीट होना है स्टमक में, ठीक है, और इस बाइकार्बोनेट को प्लाज्मा में जाना है, ठीक है। और किसके एक्सचेंज में जाना है, क्लोराइड के एक्सचेंज में जाना है, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट क्लोराइड जो है शिफ्ट होता है, क्लोराइड शिफ्ट यहाँ पर भी हो रहा होता है, वैसे ही जैसे रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था। याद है किसी को कौन सा इफेक्ट था, क्लोराइड शिफ्ट के दो इफेक्ट्स मैंने आपको बताए थे। कहाँ पे क्लोराइड आरबीसी के अंदर आता है, कहाँ आरबीसी से बाहर जाता है, किसी को याद है? मैम वो हल ई, हाँ ओ एच, बी सी ओ एच, ठीक है। बोहर्स क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है। ये कहाँ हो रहा था, टिश्यू में हो रहा था। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ये कहाँ हो रहा है, रेस्पिरेशन में हो रहा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है, बाइकार्बोनेट बन रहा है, वो आरबीसी से बाहर निकलने के लिए दैट नीडेड द क्लोराइड शिफ्ट, और उसका रिवर्सल होता है फिर जो है ना लंग्स के अंदर, ठीक है। ये वापस से रिवाइज कर लेना ये। अच्छा जी, अब ये जो बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो रहा है प्लाज्मा में, ये क्या करेगा, ये प्लाज्मा की अ,
ये क्या करेगा, प्लाज्मा की पीएच को इंक्रीज करेगा, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड द अल्कलाइन टाइड। और अल्टीमेटली क्या हुआ, वो जो बाइकार्बोनेट यहाँ से रीएब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, वो फिर पेंक्रियाटिक सिक्रीशन के थ्रू जो है फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होगा, और वो हाइड्रोजन को जो कि स्टमक से नीचे आएगा उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा। हिसाब बराबर हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो मैं यहाँ पे जो है ना बताऊंगी, फिर जब हम एसिड बेस बैलेंस भी करेंगे तब भी बताऊंगी। अब अगर कोई पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, अपर जीआई वॉमिटिंग होती है, जिसमें के स्टमक से वो हाइड्रोजन आयन जो है वो जो है वो एक्सपेल कर देता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन जब बाहर निकल गया वॉमिटिंग के थ्रू, तो ये कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ही नहीं, तो पेंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट भी उसके अगेंस्ट में सिक्रीट ही नहीं होगा। एग्री? क्योंकि उसको किसको न्यूट्रलाइज करना है, जब उसने वॉमिट कर दिया हाइड्रोजन आयन तो, और ये बाइकार्बोनेट जो है वो ब्लड में ही रह जाएगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। हमेशा आप लोग पढ़ते हो अपर जीआई वॉमिटिंग causes the metabolic alkalosis, ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। क्लियर है? Yes. ठीक हो गया। अब जो है गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कैसे कैसे होती है, ठीक है। सो हमारे पास ही हमें पता है कि हाइड्रोजन की सिक्रीशन डायरेक्ट पाथवे के थ्रू भी होती है, इनडायरेक्ट पाथवे के थ्रू भी होती है। डायरेक्ट पाथवे क्या है कि वेगस नर्व पैराइटल सेल्स को जो है इनर्वेट करती है, ठीक है, और पैराइटल सेल्स जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। पैराइटल सेल्स जो है को डायरेक्टली वेगस नर्व इनर्वेट कर रही है, और वेगस नर्व डायरेक्टली जो है थ्रू एम। अच्छा याद रखो कि जीआईटी के अंदर जो मस्कुरानिक रिसेप्टर्स है वो M3 रिसेप्टर्स है, ठीक है। जब हम हर जगह दूसरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, यहाँ पे याद रखो जीआईटी के अंदर M3 रिसेप्टर्स है, ठीक है। सो एक ये डायरेक्ट पाथवे हो गया, और यहाँ पे भी वही डीएजी और IP3 वाला सिस्टम इन्वॉल्व है जो कि सलाइवा में इन्वॉल्व था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि गैस्ट्रिन जो है वो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कराता है, ठीक है, और गैस्ट्रिन को भी वेगस स्टिमुलेट करती है, मगर यहाँ पे अब जो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा वो जीआरपी आ जाएगा, ठीक है। तो गैस्ट्रिन से भी हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहा है, लेकिन उस गैस्ट्रिन को वेगस नर्व जब इनर्वेट कर रही है तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन नहीं इन्वॉल्व है, यहाँ जीआरपी इन्वॉल्व है, ठीक है। क्लियर हो गया? और कौन सी ड्रग्स जो है वो हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगी, डायरेक्ट पाथवे के थ्रू वो डायरेक्टली कर सकती है एट्रोपिन, मगर गैस्ट्रिन को वो इनहिबिट नहीं कर सकती क्योंकि वहां जीआरपी से स्टिमुलेशन हो रही। क्लियर है ये चीज? ये जरा देख लो, अगर ये बात समझ नहीं आई तो इसको पूछ लो। एट्रोपिन कौन से वाले पाथवे से हाइड्रोजन की सिक्रीशन काम करेगी? इस डायरेक्ट पाथवे के थ्रू। एक सेकेंड, ये देखो, इस डायरेक्ट पाथवे के थ्रू, ठीक है, लेकिन इस पाथवे पे एट्रोपिन का काम नहीं है, ठीक है। क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. अगर वेगोटमी हो जाएगी, अगर वेगोटमी हो तो जाएगी, दोनों वेगस गई तो डायरेक्ट भी गया और इनडायरेक्ट भी गया, ठीक। मैम एट्रोपिन डायरेक्ट पाथवे को स्टॉप कर सकती है लेकिन इनडायरेक्ट वे को इनडायरेक्ट को नहीं कर पाथवे को सकती, नहीं। नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन अगर वेगोटमी, डायरेक्ट मैम डायरेक्ट में तो मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं और एसिटाइलकोलिन हाँ बिल्कुल, ट्रांसमीटर हैं, हाँ, तो इस वजह और से एक एसिटाइलकोलिन पे एट्रोपिन एक्ट कर सकती है लेकिन जीआरपी पे एक्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वेगोटमी है तो डायरेक्ट भी गया और इनडायरेक्ट भी गया, इनडायरेक्ट भी। ठीक हो गया? सही, ये क्लियर हो यस। गया कॉन्सेप्ट। अब ये बहुत सारे आपके एमसीक्यूज में वेगोटमी भी पूछी जाती है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, फिर गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन जो है वो रिलीज हो रहा है, क्या उसका स्टिमुलस क्या है? हमने कल भी पढ़ा था, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस क्या है? प्रोटीन्स, मैम रिमेम्बर? प्रोटीन्स। और प्रोटीन में यस कौन से मैम। दो प्रोटीन थे? एक फिनाइलएलनिन ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। फिनाइल ट्रिप्टोफैन। वेरी गुड, ठीक है, फेनिलएलनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है। और ये जो है स्टिमुलेट करता है हाइड्रोजन सिक्रीशन को, ठीक है। इसके सेकंड मैसेंजर IP3 और कैल्शियम है, और ये जो है गैस्ट्रिन जो है वो
एंट्रोक्रोमेफिन सेल्स को भी जो स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होता है, और हिस्टामिन जो है ये भी हाइड्रोजन आयन को सिक्रीशन करता है। तो इसीलिए हम जो है H2 ब्लॉकर्स देते हैं ना, वो यहाँ पे काम कर रहा होता है, हिस्टामिन की सिक्रीशन कम करता है। हम एज जो है ना ट्रीटमेंट ऑफ डिक्रीज एसिडिटी देते हैं ना H2 ब्लॉकर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम कर रहा है H2 ब्लॉकर्स, ठीक है। क्लियर हो गया ये? अच्छा जी, उसके बाद H2 मैम ब्लॉकर्स क्या है? हिस्टामिन मैम हिस्टामिन एंटीरोक्रोमेटिन सेल्स से रिलीज होती है। हाँ, एंटेरोक्रोमेफिन सेल से हिस्टामिन रिलीज होती है। एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स दे आर द मास लाइक सेल्स, ऑल्दो दे आर नॉट द मास सेल एग्जैक्टली, मगर ये मास लाइक सेल्स की लीनिएज के ही सेल्स होता है, ठीक है। और इनका जो इफेक्ट है ये बेसिकली पैराक्राइन सिक्रीशन है। ओके पैराक्राइन मैम। मैंने आपको कल बताया था ना, कल पैराक्राइन सिक्रीशन है ये हिस्टामिन, ठीक है। पड़ोसी। मैम पड़ोसी, आपने हाँ। कहा था पड़ोसी। हाँ, ये पड़ोसी है, ठीक है। तो ये पड़ोसी है जो ओके। हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन करते हैं, ठीक हो गया। ओके, नाउ हाइड्रोजन आयन को इनहिबिट कौन करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। खुद हाइड्रोजन आयन जो है वो जब गैस्ट्रिन से हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहा है, तो हाइड्रोजन आयन जब स्टमक की पीएच लेस देन 3 हो जाएगी तो वो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। इस तरह से हमारे स्टमक की पीएच जो है वो मेंटेन रहती है। तो लेस देन 3 पे जो है, नॉर्मल फीडबैक की बात करी, नॉर्मल फिजियोलॉजी में, अब नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात नहीं करी, ठीक है। ये गैस्ट्रिन की सिक्रीशन इनहिबिट हो जाती है। उसके अलावा सोमैटोस्टेटिन, हम सबको पता है, मैंने कल भी आपको बताया था, हर चीज को रोकना है, सोमैटोस्टेटिन जो है उसको भेज दो, वो हर सिक्रीशन को रोकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो कि हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कम करते हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ठीक है। और हम सबको पता है कि हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन भी यूज करते हैं, एज अ टू मेंटेन द म्यूकोजल बैरियर्स, करते हैं ना, ठीक है। सो म्यूकोजल बैरियर को मेंटेन करता है, बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कराता है, और जिसकी वजह से जो हम एनसेड्स के साथ जब ये देते हैं होते हैं प्रोटेक्टिव इफेक्ट, तो ये क्या है, वो बैरियर को ब्रीच नहीं होने देता, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको मैम ये प्रोस्टाग्लैंडिन वाला रिपीट कर एक दे सेकंड में प्लीज। थोड़ा, मैं एक सेकंड रिपीट भी कर देती हूँ, मैं एक सेकंड आपको ये भी जरा बता देती हूँ। अब ये वाला जरा देख लो, इसमें सारी समरी है। इसको पहले आप खुद से जरा एक सेकंड देखो, कहाँ कहाँ से जो है वो हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो रही है, और कौन सा नेगेटिव है जो इसको स्टॉप कर रहा है, ठीक है। और आपको स्टॉपेज भी बताई गई है, वेगस के थ्रू एसिटाइलकोलिन M3 रिसेप्टर, ठीक है, जी के थ्रू गैस्ट्रिन, ठीक है, थ्रू ये कोलिसिस्टोकाइनिन B रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये GQ प्रोटीन को कहते हैं, GQ का मतलब है जो कैल्शियम के थ्रू काम करेगी, GQ प्रोटीन कैल्शियम के थ्रू काम करती है, ठीक है। तो ये DHG और IP3 सिस्टम को एक्टिवेट कर रही होती है। फिर यहाँ से एंट्रोक्रोमेफिन सेल्स थ्रू हिस्टामिन, ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं H2 ब्लॉकर्स, ठीक है, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, ये वाली लाइनेज, H2 ब्लॉक, H2 रिसेप्टर्स GS प्रोटीन के थ्रू, ये साइक्लिक एमपी के थ्रू, दोनों का काम क्या है, ये हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को एक्टिवेट करना। इसको रोकना होगा तो क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई बात। यहाँ से आते हैं, इनहिबिट कौन कर रहा है इसको, जो हमारी बॉडी के अंदर इनहिबिट कर रहा है, एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कि ये हाइड्रोजन जाके खुद गैस्ट्रिन को इनहिबिट कर दे, एक ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। दूसरा क्या है, सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, ये पेंक्रियास के डी सेल से आते हैं, ठीक है। ये अगेन सोमैटोस्टेटिन भी पैराक्राइन है, ये भी पड़ोसी है, ठीक है, ये डी सेल से आते हैं। दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक, ये जो है इनहिबिट करते हैं हाइड्रोजन की सिक्रीशन को। क्लियर हो गया? इसमें देखो सारी ड्रग्स भी कवर हो गए हैं, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी कवर हो गया उसका। क्लियर? ये अल्कलाइन टाइप मैंने आपको पहले ड्रॉ करके बता दी थी, ठीक है, इसको फिर से देख लो अगर देखना है तो। ये वाला रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन सिक्रीट हुआ, ठीक है, सही, पोटेशियम रीअब्सॉर्ब हुआ, ये क्लोराइड शिफ्ट हुआ, अल्कलाइन टाइप, ठीक है। ये जो क्लोराइड अंदर आया था,
ये H के साथ Cl के साथ कंबाइन होकर HCl बनाया, ठीक है। अच्छा जी, और क्या रह गया इसके अंदर हमारे पास? अच्छा हाँ, अल्सर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब पेप्टिक अल्सर्स हमारे पास है ना। पेप्टिक अल्सर्स में दो आप लोग के आते हैं ना, कि ये ड्यूडेनल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर है, वो तो मैं हमें आपको मेडिसिन वाली क्लास में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, लेकिन जो कुछ चीजें जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम देखेंगे, हम सबको ये पता है कि अल्सर्स है क्या, गैस्ट्रिक म्यूकोजा डैमेज है अगर गैस्ट्रिक अल्सर है, और अगर ड्यूडेनल म्यूकोजा डैमेज है तो वो ड्यूडेनल अल्सर है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। और अब जो बेसिक जो जैसे एक होता है यूजुअली जो ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं, उनका पेन रिलीफ हो जाता है आफ्टर हैविंग मील। तो हम ये बेसिक एक डिफरेंशिएशन जो है वो यूज कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब खाना खाते हैं, तो जिसको ड्यूडेनल अल्सर होगा उसका पेन जो है वो ठीक हो जाता है। सो पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या है? लीजन्स है गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल म्यूकोजा में। होता क्या है कि अब वहां इतना एसिड सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, पैप्सिन सिक्रीट हो रहा है, ये दोनों के दोनों जो है दे आर डैमेजिंग टू द म्यूकोजा। अगर उसका प्रोटेक्टिव बैरियर जो है वो डैमेज हो जाए, ठीक है, तो जो है वो वहां पर इरोजन करेगा। कौन कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं? हमने एक कुछ फैक्टर्स की बात की, म्यूकस, ठीक है, बाइकार्बोनेट, प्रोस्टाग्लैंडिन, सभी हमने बात की। जो है गैस्ट्रिन इटसेल्फ जो है वो हाइपरट्रॉफी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा करा रहा होता है, ठीक है, तो वो भी प्रोटेक्टिव फैक्टर में एक तरह से काम कर रहा होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर। डैमेजिंग क्या है? डैमेजिंग ये है कि किसी तरह से वो इरोड हो जाए, तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा पैप्सिन, ठीक है, वन ऑफ द कल्प्रिट दैट इज एच पाइलोरी, ठीक है। उसके बाद इरोजन जो कर रहा होता है एनसेड्स, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ जो है वो उसको डिसबैलेंस कर देता है, स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ठीक है। हमें ये मेनली जो है एच पाइलोरी का और एनसेड का मैकेनिज्म जो है वो पता होना चाहिए, ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब गैस्ट्रिक अल्सर्स में क्या होता है? अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट जरा देख लो। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या हो रहा है कि गैस्ट्रिन्स के लेवल्स बढ़े हुए हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर, ठीक है। क्यों बढ़े हुए हैं? क्योंकि जो है जो हाइड्रोजन आयन की जो सिक्रीशन है, ठीक है, वो क्या करती है, जो हाइड्रोजन आयन है वो जो डैमेज म्यूकोजा है उसे लीक बैक कर गया है, ठीक है। जब वो लीक बैक कर गया तो वो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म था गैस्ट्रिन का वो खत्म हो गया, अब ये नेगेटिव फीडबैक यहाँ से लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो गैस्ट्रिन के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर, ठीक है। अगर हम रेस्टिंग गैस्ट्रिन के लेवल्स ड्यूडेनल अल्सर्स में देखेंगे तो वो बढ़े हुए नहीं होते, ठीक है। ड्यूडेनल अल्सर में जो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन बढ़ती है वो मील के बाद बढ़ती है, नॉर्मली बेस लाइन पे गैस्ट्रिन के लेवल्स नॉर्मल होते हैं, ठीक है, वाइल इन इन द गैस्ट्रिक अल्सर्स, ठीक है, गैस्ट्रिन के बेस लाइन लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, ठीक है। और आपको ये अजीब लगेगा कि हाइड्रोजन की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म लॉस्ट हो जाता है। मेन कल्प्रिट हमारे पास मैम एक कौन बार है? रिपीट कर लो गैस्ट्रिन के लेवल। देखो, गैस्ट्रिन के लेवल्स गैस्ट्रिक अल्सर्स में गैस्ट्रिन के लेवल्स हाई होते हैं, बेसलाइन लेवल्स, बेसलाइन समझ में आता है ना, जब हम मील नहीं ले रहे, ठीक है। जबकि ड्यूडेनल अल्सर्स के अंदर गैस्ट्रिन के बेसलाइन लेवल्स नॉर्मल होते हैं, ठीक है। जब मील लेंगे तो ऑब्वियसली मील के रिस्पॉन्स में तो गैस्ट्रिन रिलीज होता ही है ना, तो उस वक्त गैस्ट्रिन के लेवल्स हाई होते हैं, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन सिक्रीशन की बात करें तो ड्यूडेनल अल्सर्स में हाइड्रोजन की सिक्रीशन ज्यादा हो रही होती है, गैस्ट्रिक अल्सर में हाइड्रोजन की सिक्रीशन इतनी ज्यादा नहीं हो रही होती है। क्लियर है ये चीज? इज दिस क्लियर? यस मैम। रिपीट कर दें। मैं क्या बता रही हूँ कि देखो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑन सर्टेन बेसिस के भाई गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर में क्या फर्क है। हम सबको पता है कि हो क्या रहा है कि जो है गैस्ट्रिक अल्सर में गैस्ट्रिक म्यूकोजा डैमेज है और ड्यूडेनल अल्सर में ड्यूडेनल म्यूकोजा डैमेज है, ठीक है। हम बात करें कि गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर गैस्ट्रिन के लेवल्स रेज होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो डैमेज म्यूकोसा से लीक बैक कर जाता है, जिसकी वजह से वो जो नेगेटिव फीडबैक से हाइड्रोजन गैस्ट्रिन को रोक रहा था ना वो खत्म हो जाता है, तो गैस्ट्रिन के लेवल्स बेसलाइन लेवल पे हाई मिलते हैं। और इसका जो मेन दोनों का मेन कल्प्रिट वो एच पाइलोरा है। अब एच पाइलोरा करता क्या है?
एच पाइलोरी क्या करता है कि जब यहाँ कॉलोनाइज करता है, ठीक है, तो उसके पास एक एंजाइम होता है यूरिएज, ठीक है, और ये यूरिएज करता क्या है, यूरिया से अमोनियम बनाता है, और ये अमोनियम क्या है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। और अल्कलाइन एनवायरनमेंट से क्या होता है, ये एच पाइलर है उस एसिडिक ल्यूमेन में सरवाइव कर पाता है, क्योंकि उसने अपने लिए एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट कर दिया होता है। समझ में आई बात? इस वजह से वो एच पाइलर है जो उस हाइड्रोजन आयन से नहीं मर रहा होता, वरना नॉर्मली तो एसिडिक एनवायरनमेंट में एच पाइलर नहीं सर्वाइव करेगा ना। उसका यूरियस एंजाइम क्या करता है, अमोनिया बनाता है, और अमोनिया जो है वहां पे एक लोकल उसके लिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो है वो वहां पे सर्वाइव करता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्या यूज करते हैं, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो यूज होता है उसमें हम ये क्या करते हैं कि लेबल कार्बन यूरिया जो है ड्रिंक करवाते हैं, ठीक है, लेबल कार्बन यूरिया, ठीक है, ये लेबल्ड है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये वाली कार्बन हमने यूरिया के साथ दी। ये यूरिया अगर एच पाइलर होगा तो यूरियस भी होगा, ठीक है, तो एच पाइलर होगा तो ये यूरियस जो है इसको अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो हम एक्सपायर्ड एयर में लेबल कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल मेजर करते हैं, और हम इसको एज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एच पाइलोराई भी यूज करते हैं, ठीक है। रूटीन में ये यूज नहीं हो रहा होता है, लेकिन आई थिंक ये यूज भी करते हैं इस टेस्ट को एज ए डायग्नोस्टिक फॉर द एच पाइलोराई। क्लियर है? हम डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, मैं आपको नया लिंक भेजूंगी, वहां से रिकनेक्ट कर दीजिएगा। अब ड्यूरिनल अल्सर्स की अगर हम बात करें, अगेन उसका मेजर कॉज भी एच पाइलोराई है, ठीक है, और एच पाइलोराई जो है यहाँ पे जब जैसे काम करेगा कि वो बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है डैमेज जो है वो अल्सर ड्यूडिनम को जो है ये डैमेजिंग कर रहा होता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस मैम, क्लियर। अब ये जो हमारे पास सिंड्रोम है एक ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है, ये पेंक्रियास का एक ट्यूमर है जो गैस्ट्रिन सिक्रीट कर रहा है, और इसको हाइड्रोजन का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कुछ भी नहीं कर पाएगा,